जीएसटी के क्या कारण थे, जीएसटी की विशेषताओं की अपन ने चर्चा की, उसके बाद जीएसटी रिफॉर्म की चर्चा की। अब अपन आते हैं मेंस के क्वेश्चन पे। क्या आते हैं कि आरएस मेंस में अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए, उसके बाद में अपन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे एसआई के लिए, बाकी सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए। 5-6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, 3-4 क्वेश्चन अपन मेंस से चर्चा करेंगे। किसी भी क्वेश्चन के आंसर की राइटिंग किस प्रकार से करें, क्या फॉर्मेटिंग होनी चाहिए। तो सबसे पहले ये यूपीएससी मेंस 2015 में एक क्वेश्चन आया था, जो मैंने आरएस 2023 वाला एग्जाम था उस टाइम उसको लिखा था, तो उसकी फोटो लेकर आया हूँ। हालांकि आपको नहीं दिख रही होगी, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि किसी भी आंसर की फॉर्मेटिंग क्या होती है। ये 2023 वाला था, फर्स्ट मेंस था, तो हो सकता है कुछ कमियां हो, लेकिन इसके माध्यम से अपन सीखेंगे कि किस प्रकार आंसर को फॉर्मेट करना है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो साथियों सबसे पहले तो क्वेश्चन को अपन को पढ़ना है और पढ़ के 2 मिनट या 1 मिनट के लिए सोचना है, दिमाग में एक फ्रेमवर्क बनाना है अपन को कि अपन को लिखना क्या क्या, अपनी सबसे बड़ी कमी क्या होती है आंसर फॉर्मेट। अपन जब आंसर राइट करते हैं ना, जैसे ही क्वेश्चन पढ़ा और शुरू हो जाते हैं, मान लो ये अपना पेज है, जैसे ये अपना पेज है, अब जैसे सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन पर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसने कहा है कि हाल के वर्षों में जो सहकारी संघवाद है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसकी अवधारणा पर लगातार जोर दिए। ये यूपीएससी मेंस 2015 का, यानी 2015 जीएसटी से पहले की अपन चर्चा कर रहे हैं। तो ये इसमें सहकारी संघवाद की अवधारणा पर लगातार जोर दिया जा रहा है। वर्तमान संरचना में निहित कमियों को रेखांकित कीजिए तथा किस हद तक सहकारी संघवाद है जो इन कमियों का समाधान प्रस्तुत करता है, इस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन को समझो साथियों, ये क्वेश्चन है जो सहकारी संघवाद पे है, यानी जीएसटी पे नहीं है, सहकारी संघवाद ओवरऑल, उसमें पॉलिटिकल भी है, इकोनॉमी भी है और बाकी सब्जेक्ट भी है। यानी सहकारी संघवाद, यानी किस प्रकार से सहकारी संघवाद की मांग बढ़ रही है, ये 2015 तक की बात है। और वर्तमान जो अर्थव्यवस्था थी, यानी 2015 की से पहले की जो व्यवस्था थी, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल व्यवस्था, उसमें ऐसी क्या कमियां रही कि जो क्वेश्चन है वो सहकारी संघवाद की बात कर रहा है या फिर आजकल सहकारी संघवाद की बात। तो क्वेश्चन में देखो 3 चीजें दी गई है कि सहकारी संघवाद क्या है। सबसे पहले तो यहां से अपन को क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सहकारी संघवाद का ये क्वेश्चन है। दूसरा, सिस्टम में ऐसी क्या कमियां रही, उन सब की चर्चा करनी पड़ेगी। और फिर किस प्रकार से सहकारी संघवाद उसका समाधान बन गया। यानी क्वेश्चन को 3 फॉर्मेट में तोड़ दो। अब इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग अपन को दिमाग में करनी है सबसे पहले कि इस क्वेश्चन को अपन कैसे लिखेंगे। तो क्योंकि सहकारी संघवाद की, तो अपना जो सबसे पहला होता है क्वेश्चन की 1 या 2 लाइन में उसका परिचय हो, मतलब भूमिका इंप्रेसिव हो। अगर सहकारी संघवाद की है तो अगर अपन ऐसे इसकी भूमिका को रूप में लिखे, क्योंकि अपन ऐसे लिख सकते हैं सहकारी संघवाद की, क्यों तो संघवाद की चर्चा कर लो इसमें कि भारत कैसा राष्ट्र है, संघीय राष्ट्र है। संघीय राष्ट्र है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के बीच में मधुर संबंध आवश्यक है। क्या आवश्यक है? मधुर संबंध। तो परिचय ऐसे लिखा है कि भारतीय संविधान की मूल भावना में संघीय ढांचा निहित है, जहां केंद्र व राज्यों की स्वतंत्र अधिकार प्रदान किए गए, किंतु व्यवहार में यह संरचना कई असंतुलन से प्रभावित है। देखो सहकारी संघवाद की परिभाषा भी आ गई और उसकी कमियां भी आ गई। यानी सहकारी संघवाद की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि संघीय ढांचा है तो अपन को सहकारी से चीजें लानी पड़ेगी, लेकिन उसकी कमियों को भी अपन ने कर लिया। फिर कुछ हाल के वर्षों में अगर वैश्विक प्रतिस्पर्धा की बात करो, आंतरिक विविधता और वित्तीय चुनौतियों के बीच सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करने की आवश्यकता और भी बढ़ गई है। अब अपन को जो मेन क्वेश्चन की जो बॉडी होती है, उसमें जो डिमांड है क्वेश्चन की, वो सब लिखना है। यानी इसको 2 या 3 लाइन में क्या करना है अपन को, यहां पे लिखना है उसका परिचय या फिर भूमिका। फिर अपन को 2 चीजें इस क्वेश्चन में पूछिए। सबसे पहले तो कमियां, फिर समाधान। तो इस क्वेश्चन की अपन फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अपने पास जगह कम होती है, आंसर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि 10 नंबर वाले क्वेश्चन में एनालिटिकल रूप से चलना होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले मैंने यहां पे लिखी कमियां और फिर अगले फॉर्मेट में लिखी मैंने उसके समाधान, फिर लिखा सहकारी संघवाद समाधान के रूप में, और फिर लिखा निष्कर्ष। लेकिन मैं आज अगर इसका आंसर लिखता तो इसको अलग तरीके से लिखता, क्योंकि इतनी जगह वहां होती नहीं है। तो इधर लिखो कमियां, फिर इधर साथ के साथ समाधान। इससे फायदा क्या होता है, फायदा जैसे अपन कमी लिखे तो उसका समाधान हाथों हाथ याद आ जाएगा, और एक समाधान लिखते तो दूसरी कमी याद आ जाएगी, मतलब चीजें लिंक हो जाती है। नहीं तो अपन पहले कमियां लिखते हैं फिर समाधान लिखते हैं तो कमियां तो ज्यादा आ जाती है, समाधान कम हो जाता है।
तो अपना जो बीच का जो वो लिंकेज होता है वो कम हो जाता है, और जब कमी लिखते हैं तो समाधान अपने आप दिमाग में, जैसे वित्तीय असंतुलन है, क्या है यहां लिख रखा है कि वित्तीय असंतुलन है कि जो टैक्स क्षमता है राज्यों के, अब इसमें थोड़ा सा क्योंकि अपन को ज्यादा उसमें वर्णन नहीं करना होता, अगले को सब पता है वित्तीय असंतुलन है, तो आप शॉर्ट में लिखो वित्तीय असंतुलन कैसे है कि जो केंद्र के पास टैक्स लगाने की शक्ति है वो ज्यादा है, क्या केंद्र के पास टैक्स लगाने की जो शक्ति है वो ज्यादा है, तो केंद्र की राजस्व अर्जन की क्षमता होती है वो ज्यादा होती है, केंद्र बाहर की संस्थाओं से ज्यादा लोन ले सकता है राज्यों की अपेक्षा, तो वो सब ज्यादा कि टैक्स लगाने की क्षमता केंद्र से राज्य, जीएसटी से राज्यों की जो नुकसान जो अपने चर्चा की वो सब लिख दो यहाँ पर, तो वित्तीय संतुलन में 3 लाइनें लिख दी। फिर दूसरा क्या है, अब इसका समाधान क्या होगा, इसका समाधान लिखो जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017, सीधा इतना लिख दो जीएसटी कंपेंसेशन एक्ट 2017, एसजीएसटी में लिख दो राज्यों को ज्यादा अधिकार दिया जाना चाहिए, आईजीएसटी के दे ज्यादा रिटर्न को, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में जीएसटी काउंसिल बनाया जाए, ये सब इसके समाधान हो गए। फिर दूसरा है राजनीतिक खींचतान, ये तो गया अर्थव्यवस्था का, किसी भी क्वेश्चन को एनालिटिकल क्वेश्चन आए अगर उसके कारण और प्रभाव गाए तो उसको 3 भागों में बांट दोगे, क्या उसके सामाजिक कारण है, क्या आर्थिक कारण है, क्या राजनीतिक कारण है, यानी सा ए रा, इसको याद रखो, और प्रभाव में भी सामाजिक प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, समाधान में भी वो चीजें याद रखो। तो इसमें अपन ये पढ़ लिया अपना आर्थिक कारण है और आर्थिक समाधान, फिर लिखो राजनीतिक कारण और राजनीतिक समाधान, देखो फिर लिख दिया मैंने संवैधानिक और प्रशासनिक, वो क्वेश्चन की अलग अलग डिमांड होती है, क्योंकि अपन को कोई भी क्वेश्चन के आंसर राइटिंग करते हैं तो अगर उसमें अपन कॉन्स्टिट्यूट संविधान की कुछ चीजें या फिर कुछ फैक्ट डालते हैं ना तो वो एक इंप्रेसिव या इफेक्टिव आंसर बनता है। जैसे इसमें है कि संवैधानिक व प्रशासनिक सीमाएं, आर्टिकल 246 क्या करता है, विभाजन करता है केंद्र और राज्य के बीच में, समवर्ती सूची में विवाद है, आपातकाल में अपने जो बहुत सारे केंद्र और राज्य के बीच में विवाद होते हैं, चाहे राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर विवाद हो या फिर जो केंद्र सरकार है जो प्रशासनिक तंत्र को या आईएएस या आईपीएस की नियुक्ति करता है उसको लेकर विवाद हो, मुख्यमंत्री की, अब उसमें अपन कारण डाल दो आप, क्या हाल ही में जो मुख्यमंत्री और राज्य के अन्य मंत्रियों पर जो जांच के लिए एक अलग से बिल आया उस पर बहस चल रही है, यानी उसको करंट एस्पेक्ट से जोड़ो, जो चर्चा होती है ना इसको यहां से करो। अब जैसे भारतीय संविधान में अपन सहकारी संवाद की कमियों की बात कर रहे थे तो इसमें यहाँ उदाहरण के रूप में लिख सकते थे क्या हाल ही में जो मुख्यमंत्री वाला मुद्दा है उसको, तो उससे क्या होता है इफेक्टिव होता है आंसर, अगले को ऐसे लगता है कि बंदा अपडेट है करंट के साथ भी। फिर विकास की असमानता, उत्तर वर्सेस दक्षिण विवाद, भाषाई विवाद, इनके समाधान लिख दो कि उत्तर और दक्षिण विवाद के बीच में जो नीति आयोग है उसके परामर्श को, और अलग अलग केंद्र राज्यों के बीच में जो भाषाई विवाद है तो त्रिभाषा फॉर्मूला एनईपी 2020 लिख दो, अलग अलग इंडेक्स का समाधान के रूप में लिख दो। फिर है संस्थागत समानता है, जैसे पहले योजना आयोग था अब अंतरराज्य परिषद है, उसमें क्या क्या विवाद चल रहे हैं उनका, और उसी के साथ उसका समाधान लिख दो। तो इस प्रकार से अपन के आंसर राइटिंग होनी चाहिए साथियों। फिर लास्ट में अपन को क्या करना होता है कन्क्लूजन, जैसे वित्तीय संवाद और समाधान में देखो वित्तीय संवाद जीएसटी परिषद का बताया मैंने, वित्त आयोग का बताया, नीति निर्माण में पहले बॉटम टू अप अप्रोच, इसके रेगुलर बैठ के इसके अलग अलग सूचकांक, यानी अपने क्वेश्चन में ज्यादा ज्ञान नहीं देना होता, ज्ञान की बजाय डायमेंशन दो, यानी अगले को ऐसे बताओ कि मुझे एक ही चीज ज्यादा याद नहीं है, मुझे बहुत सारी चीजें याद है, यानी आप अगर एक ही क्वेश्चन के 5 डायमेंशन देते हो बजाय 2 के विस्तार से तो वो 5 अच्छे होते हैं, 2 को आप भले ही कम बता दो, उसमें ज्यादा अपन को अंदर लिखना नहीं होता, ऊपर ऊपर जो सब हेडिंग होती है वो ज्यादा बनाओ। अब लास्ट में अपन को निष्कर्ष हमेशा पॉजिटिव लिखना है, लेकिन वो भी ऐसे हो कि कमियों को ढूंढते हुए अपन किस प्रकार से पॉजिटिव हो। जैसे सहकारी संघवाद भारतीय संघीय ढांचा की कमियों करने का पूर्ण समाधान तो नहीं है, किंतु भाई पूर्ण समाधान नहीं है क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में विवाद चलते रहेंगे संघीय ढांचे में, लेकिन फिर भी ये जो संवाद है, कम्युनिकेशन है, गैप, उसको कम करता है। जीएसटी काउंसिल क्या करती है, केंद्र और राज्यों को एक चैम्बर में, मैंने कहा ना न्यू चैम्बर फॉर फेडरलिज्म, तो किस प्रकार वो लाइन लिख दो कि जीएसटी काउंसिल इज ए न्यू चैम्बर ऑफ फेडरलिज्म, या फिर ये लिख दो वर्तमान में जीएसटी रिफॉर्म लिख दो, जीएसटी रिफॉर्म से किस प्रकार से राज्य और केंद्र के बीच में जो समस्याएं थी उनको समाधान किया गया, वो सब अपन चर्चा कर लेते हैं। साथियों आगे की अपन चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी 2.0 सुधारों को एक और आम नागरिक के लिए राहत माना जाएगा और दूसरी ओर उद्योग जगत के लिए प्रोत्साहन माना जाएगा। इस कथन का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। यानी ये क्वेश्चन वही है जो अपन ने चर्चा की थी कि किस प्रकार कॉमन मैन के लिए तो ये रिलीफ है, कॉमन मैन के लिए रिलीफ है और उद्योग जगत के लिए बूस्टर है, बूस्टर फॉर इंडस्ट्री या बिजनेस। सेम वही क्वेश्चन है। अब जीएसटी 2.0 है तो अपने परिचय में क्या लिखना पड़ा, अपने आंसर की राइटिंग क्या होनी चाहिए कि यहां परिचय की चर्चा करो।
तो जो मैंने लाइन बोली थी, मतलब परिचय इतना ज्यादा इंप्रेसिव हो, अगले को ऐसे लगे कि आंसर पढ़ने की जरूरत नहीं है पूरा। परिचय जैसे अपन इस लिखते हैं कि जीएसटी 2.0 आजादी के बाद भारत की कर व्यवस्था में एक क्रांतिकारी परिवर्तन है, ये लाइन लिखो, फिर उसको एक्सप्लेन कर दो। क्रांतिकारी परिवर्तन है जिसमें न केवल आम जीवन बल्कि उद्योगों पर, राजनीतिक और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव होगा पॉजिटिव। और फिर ये चीज लिखो कि एक जगह एक तरफ लिख लो कॉमन आमजन के लिए किस प्रकार से राहत है, और दूसरी तरफ लिख दो उद्योगों के लिए। वो अपन ने पढ़ लिया आमजन के लिए क्या, एक तो महंगाई कम होगी, वो जो अपन ने सर्किल बनाया था पूरा उसके हर पॉइंट लिख दो। अगर महंगाई कम होगी तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लोगों का क्या होगा, मार्केट में क्या होगा, मार्केट परचेजिंग पावर बढ़ेगी। फिर दूसरा लिखो परचेजिंग पावर बढ़ेगी, मार्केट में लायबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट में डिमांड क्रिएट होगी, डिमांड क्रिएट होगी तो क्या होगा, वो सर्किल बढ़ा दो या सीधा लिखो, लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो जीवन स्तर में सुधार होगा, उसके आगे लिख दो ये तीनों चीजें कि किस प्रकार एचडीआई रैंकिंग बढ़ेगी, जब भारत के जो व्यक्तियों के पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, तो एक राज्य की रैंकिंग है एसटीजी रैंकिंग, हेल्थ रैंकिंग, वो बढ़ेगी। उसी प्रकार उद्योगों में लिख दो। फिर निष्कर्ष में अपन को कैसे क्या लिखना है कि जीएसटी 2.0, अब देखो ये तो है नहीं कि ये एकदम पॉजिटिव भी है, हालांकि जीएसटी 2.0 के क्रियान्वयन संबंधी बहुत सारी चुनौतियां सामने आएगी, उसमें चुनौतियां लिख दो कि एसबीआई की रिपोर्ट कोष्टक में लिख दो कि चुनौतियों के रूप में एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 50,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस होगा। और फिर लिख दो लेकिन फिर भी एक विकासशील अर्थव्यवस्था या फिर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था, विश्व की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के जो दौर है उसमें एक महत्वपूर्ण या क्रांतिकारी कदम है। इस प्रकार से इस आंसर को अपन कर सकते हैं। अगले मेंस क्वेश्चन की अपन चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में घोषित जीएसटी 2.0 सुधारों में भारतीय आर्थिक यात्रा में एक नए पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। सेम वही क्वेश्चन है, इसमें अलग अलग पूछ रहे हैं इन सुधारों के संभावित प्रभावों का, जो अपने प्रभाव पड़े उनका उद्योग और निवेश पे क्या प्रभाव पड़ा, केंद्र राज्य संबंधों पर यह अपने पूरा पढ़ लिया, और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपन पूरा इस क्वेश्चन को डिस्कशन कर दिया। सेम वही जो पहले परीक्षा लिखा था और वही निष्कर्ष। तो ये 3 मेंस के क्वेश्चन है, इसके माध्यम से अपन सीखा आंसर की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे। अगली क्लास में भी अगला कोई भी टॉपिक को हर क्लास में अपन मेंस के 1-2 क्वेश्चन को डिस्कस करते रहेंगे। अब अपन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित कथनों पर चर्चा कीजिए कि राजकोषीय संवाद का तात्पर्य है कि कराधान और व्यय की शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच बांटी जानी चाहिए। तो देखो ये क्या, केंद्र और राज्यों के बीच, वो ये 2 हैंड इज बेटर देन 1 हैंड, यानी 2 हाथ है, एक हाथ से हमेशा अच्छा होता है। तो केंद्र और राज्यों के बीच में यही तो राजकोषीय संवाद है, तो ये कथन भी सही हो जाता है। फिर क्या, सहकारी संवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये तो है राजकोषीय। जब राजकोषीय के लिए फिस्कल फेडरलिज्म शब्द यूज लेते हैं इंग्लिश में, तो फिस्कल क्या है, फिस्कल है केंद्र के द्वारा राज्यों की किस प्रकार से सहायता की जाती है, चाहे वो अनुदान के रूप में हो, चाहे ऋण के रूप में हो, या जीएसटी कंपेंसेशन के रूप में हो, वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों को जो सहायता दी जाती है, या फिर राज्य सरकार की जो भी योजनाएं होती है उनमें किस प्रकार से केंद्र सरकार है जो सहायता करती है, वो सब इसमें शामिल होती है। फिर सहकारी संवाद में क्या होता है कि का उद्देश्य है कि केंद्र और राज्य संवाद व सहयोग के माध्यम से, यानी कम्युनिकेशन और कोऑपरेट के माध्यम से उसको बढ़ावा दो, तो ये क्वेश्चन भी सही हो जाता है। जीएसटी परिषद आर्टिकल 279 अपने पढ़ा को भारत में सहकारी संवाद का एक व्यवहारिक मंच माना जाता है। तो आपने नहीं पढ़ा कि न्यू चेंबर फॉर फेडरलिज्म, ये तो क्या है वो क्वेश्चन, ये न्यू चेंबर ऑफ फेडरलिज्म यानी संवाद का एक नया चेंबर। राजकोषीय संवाद का तात्पर्य केवल केंद्र द्वारा राज्यों को अनुदान देने से, देखो केवल अनुदान नहीं है, केवल क्वेश्चन आया तो अनुदान भी नहीं देता, अनुदान के साथ साथ ऋण भी देता है, वो जीएसटी कंपेंसेशन भी देता है, या फिर जो वित्त आयोग है, नीति आयोग है, वित्त आयोग और नीति आयोग है, इसकी सिफारिशों का आधार पर अलग अलग वो, जैसे कोई भी आपदा आ गई तो आपदा के फंड में देता है, जैसे अभी पंजाब को 50,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई, तो केवल अनुदान नहीं है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाता है अपना, ये तीनों क्वेश्चन सही है। तो इसका आंसर क्या हुआ, केवल 1, 2 और 3 सही। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करें। देखो साथियों, अब वो टाइम गया कि एक ही ऑप्शन आएगा और वो सही हो जाएगा। अब कथन पर चल रही है आरपीएससी। आरपीएससी तो इससे भी आगे चली गई है, कितने कथन सही है यूपीएससी में पूछे जाते हैं ना, उपरोक्त चारों कथनों में से कितने क्वेश्चन सही है। अगले परी में ये सवाल आने वाले हैं, 1-2 क्वेश्चन या 5-7 क्वेश्चन जो भी है, यूपीएससी ने 2-3 बार ऐसे क्वेश्चन पूछे हैं। तो अब अपन को पूरे टॉपिक को
जीरो से लेकर लास्ट तक, मतलब पूरा निचोड़ वो एक ही क्वेश्चन में पूछ लेती है। यानी जैसे ये क्वेश्चन तो एक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन इसने 5 पूछ लिए। पहले ये एक क्वेश्चन ही 5 क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता था, लेकिन अब एक ही क्वेश्चन को 5 क्वेश्चन के रूप में पूछती। तो जीएसटी 2.0 में ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% कर लगाने का निर्णय दोबारा स्पष्ट किया। अब देखो, इस क्वेश्चन को अपन को रटने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। अब अपन को पता है कि 2 स्लैब थी 5%, और अब कौन सी कर दी गई 18%। पहले कितनी थी 0 यानी 5, 12, 18 और 28। अब केवल 5 और 18 ही रखी है, तो जीएसटी 2.0 में 28 की तो बात ही नहीं है बिल्कुल ही। फिर ये नए सुधारों में आईटीसी को रियल टाइम एनालिटिकल सिस्टम से जोड़ा था कि ये अपन ने बताया था कि किस प्रकार से रियल टाइम एनालिसिस कर सके ताकि रिटर्न है जो फास्ट हो सके। एमएसएमई सेक्टर को राहत देने के लिए कई शिल्प धातु निर्माताओं की दर घटा के, ये भी सही है, 5% किया गया। परिषद ने फर्जी कंपनियों पर ड्रॉ के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण और एआई आधारित, ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसके क्या 2, 3 और 4 सही हो जाएंगे, 2, 3 और 4। अगले क्वेश्चन की अपन चर्चा करेंगे 56वीं जीएसटी काउंसिल। ये अपन को पता होना चाहिए करंट का कि कौन सी जीएसटी काउंसिल क्यों। ये तो पूछेगा नहीं कौन सा क्या क्या, अब वो जाएगा डीप में कौन सी काउंसिल हुई, कितने तारीख से लागू हुआ। तो 56वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में निर्णय हुआ कि जीएसटी रिफॉर्म कब लागू होंगे, 22 सितंबर से, जो आज से लागू हो रहे हैं। इसके अलावा परिषद ने 4 स्लैब को घटाकर मुख्यतः 5%, 18 की 2, ये भी सही है। सीमेंट, छोटे वाहन, टीवी, एसी, अब देखो ये इन पे 5% तो हो नहीं सकती, तो बच्चा क्या 18%। तो ये अपना मतलब कुछ क्वेश्चन तो अपने ऑप्शन से हो जाते हैं। अपन क्या, अरे यार ये तो नहीं पढ़ा ही नहीं यार, बने तो सीमेंट, छोटे वाहन, टीवी, थोड़ा सोचो उस पर कि 2 ही तो स्लैब है, 5 और 18। क्या टीवी पे 5% हो सकती है क्या? ये क्या ये एक बहुत ज्यादा जरूरी है क्या? ये वो अल्टरनेट है, ऑप्शन है, तो इस पे कितनी होगी 18%। कृषि उपकरण, जीवन रक्षक दवाइयां और कुछ मेडिकल डिवाइस की दरें 12% से घटाकर पर, क्योंकि ये क्या है, अब देखो यहाँ पर 18% कैसे हो सकती है, क्योंकि जीवन रक्षक की बात कर रहे हैं अपन, कृषि उपकरण की बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। अपन किसानों की आय दोगुनी करने की, तो 18% से तो आय दोगुनी होगी नहीं। मतलब इस क्वेश्चन में अगर अपन को एक इफेक्ट याद रखना था कि कौन सी काउंसिल थी। बाकी अगर टॉपिक आपका अच्छे से समझा हुआ है तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि इस क्लास से देखने के बाद में आपका इस टॉपिक का क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें सभी क्वेश्चन सही हो गए, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। फिर लास्ट क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं आज के कि जीएसटी, ये यूपीएससी में पूछा था साथियों कि जीएसटी परिषद का गठन अपने पटा आर्टिकल 279A के तहत पड़ा। परिषद की अध्यक्षता क्या भारत के प्रधानमंत्री करते हैं? अपने अच्छे से पता था कि परिषद की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री नहीं, केंद्र सरकार का वित्त मंत्री करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार का वित्त मंत्री। अगला टॉपिक, प्रत्येक राज्य के वित्त मंत्री या कर मंत्री परिषद का सदस्य होता है। तो अपने पढ़ा के पैकी तो केंद्र सरकार का जो राज्य मंत्री होता है वो इसका सदस्य होता है, और फिर राज्य सरकार के सभी जो वित्त मंत्री होते हैं वो इसके सदस्य होते हैं। परिषद के निर्णय अधिकतर सर्वसम्मति से लिए जाते हैं, लेकिन औपचारिक रूप से 3/4 बहुमत, ये अपने पढ़ा। ज्यादातर निर्णय बहुमत से हो जाता है, अगर नहीं होता है तो अगर डिसीजन होता है उसमें कितना % चाहिए मतदान में, 75% चाहिए। ये भी अपन ने पढ़ा। सहकारी संघवाद को किस प्रकार से जीएसटी काउंसिल बढ़ावा देती है, विस्तार से पढ़ा। तो इसमें 2 नंबर गलत होगा, सही हो जाएगा 1, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4 सही है। तो साथियों यह आज का अपना टॉपिक हुआ जीएसटी रिफॉर्म्स, जिसमें अपन ने पढ़ा। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म में अपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले अपन ने हिस्ट्री ऑफ जीएसटी पढ़ी कि क्या ऐसे जीएसटी के कारण थे, प्री जीएसटी में क्या था, वन नेशन मैनी मार्केट मैनी टैक्स, फिर जीएसटी आया, जीएसटी कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1 जुलाई 2017 से, कौन सा अधिनियम था, 101वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम था, बिल कौन सा था, 122वां बिल था, बिल 2014 का था, अधिनियम 2016 में बढ़ा, 1 जुलाई 2017 से वो लागू हुआ। फिर अपन जीएसटी की विशेषताएं पढ़ी कि किस प्रकार से कैस्केडिंग इफेक्ट को दूर किया, किस प्रकार से वो डेस्टिनेशन बेस्ड केस है, मल्टीपल सिलेक्स है, मल्टीपल स्लैब है, ड्यूअल मॉडल अपनाया गया है। उसके बाद में अपन जीएसटी की विशेषताओं के बाद में जो जीएसटी काउंसिल की चर्चा की कि जीएसटी काउंसिल का कौन से संविधान संशोधन के द्वारा, 101 संविधान संशोधन द्वारा कौन सा आर्टिकल है 279A, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, केंद्र सरकार का वित्त मंत्री अध्यक्षता करता है। उसमें सदस्य कौन होते हैं, केंद्र सरकार का जो राज्य वित्त मंत्री, उसके बाद में राज्य सरकार के वित्त मंत्री उसके सदस्य होते हैं। जीएसटी काउंसिल
क्या जो डिसीजन प्रोसेस है उसको याद रखना है। उसमें एक डिसीजन प्रोसेस केंद्र का वेटेज कितना है, 33% है, राज्य का कितना है, सभी राज्यों का मिला के 66% है, लेकिन बहुमत के लिए कितना चाहिए, 75% चाहिए। वो सब अपने चर्चा की। इसके अलावा अपने चर्चा की संवाद क्या होता है। पॉलिटिकल एंगल से बात करी तो अपना आर्टिकल 246A पढ़े, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को जीएसटी पर अलग अलग कानून बनाने का अधिकार दिया गया। 269A के तहत अपने क्या पढ़ा कि IGST है, उस पर केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया, जिसमें केंद्र सरकार क्या करती है, जीएसटी का अर्जन करती है, यानी कलेक्ट करती है और राज्यों के बीच में उसका शेयरिंग कर देती है, उसको बांट देती है। फिर लास्ट में अपने क्या पढ़ा था, जो आर्टिकल 366 के तहत जीएसटी की परिभाषा को पढ़ा था। 7वीं अनुसूची में अपने क्या पढ़ा कि जीएसटी के जो इनडायरेक्ट, जीएसटी से पहले अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स थे उनको हटाया गया, उसके लिए जीएसटी का नाम लिखा गया। इसके अलावा अगर संवाद की, अपने 3 प्रकार के संवाद की बात की, सहकारी संवाद की, प्रतिस्पर्धी संवाद की, राजकोषीय संवाद की, उनका जीएसटी रिफॉर्म्स की बाद में अपन ने बात की कि ये क्यों आए, जीएसटी रिफॉर्म्स में किस प्रकार से 4 स्लैब से 2 स्लैब किए गए, आम जन के लिए किस प्रकार से राहत है, उद्योगों के लिए किस प्रकार से बिजनेस है, ये बूस्टर है बिजनेस के लिए। इसके अलावा पॉलिटिकल इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसमें अपन ने देखा सबसे पहले ग्लोबल इकोनॉमी पर, और फिर इंडियन इकोनॉमी पर समग्र रूप से क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और फिर लास्ट में अपने मेंस के क्वेश्चन कर लिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए। तो साथियों, ये आपका आज का अपना टॉपिक हुआ जीएसटी 2.0। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार से अगर आपको किसी भी टॉपिक में, चाहे जीएस का हो या करंट का हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि कुछ समस्याएं हैं या फिर उस टॉपिक को लाना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।